जब से मैं बस्तर में पैदा हुआ तब से ये सुनता है लगातार कि बस्तर में हर मील कुछ मील के बाद बस्तर की बोली, भाषा, संस्कृति, पर्यावरण सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैंने इस चीज को लगातार अनुभव भी किया और आज भी लगातार इस अनुभव को लेता रहा हूं। अगर आप बस्तर के उत्तरी क्षेत्र में चले जाएं तो उस इलाके की बोली, भाषा और रहन सहन अलग है। दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं तो वहां की बोली भाषा अलग है। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में चले जाएं तो आपको हर गांव में कुछ अलग परंपरा, कुछ अलग लोग, अलग तरीके की बोली भाषाएं मिल जाएंगी। ये तो रही बात संस्कृति, बोली और भाषा की। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि हमारी यही स्थिति हमारे देश में है, लेकिन ये देश में कल्चर, संस्कृति के अलावा ये सारी चीजें लागू होती हैं कानून पर भी, तो आप सवाल करेंगे कि आखिर ये सवाल इस तरह के लांछन मैं क्यों लगा रहा हूं। दरअसल आज मैंने एक खबर पढ़ी और खबर पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया। मुझे लगा कि ये सवाल मुझे अपने दर्शकों से भी करना चाहिए और सवाल के जवाब भी मुझे तलाश करने चाहिए। दरअसल आज एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जिसको मैं बस्तर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि हमारे देश के लिए एक ही कानून लागू है, लेकिन वो कानून भी कैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। ये मेरे जहन में बात आई तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि आज मैं मोबाइल पे अपने खबर पढ़ रहा था। बीबीसी की खबर है और इस खबर ने अनायास ही मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। खबर की हेडिंग है कि प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, राजनेता से लेकर आजीवन कारावास तक। ये खबर अब से 6-7 घंटे पहले अपलोड हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा साल 2009 में राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी मुठभेड़ मामले में दी गई है। बस इसी लाइन ने इस खबर पर मुझे रुकने पर विवश कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द है जिसका जिक्र बस्तर में बार बार होता है, मुठभेड़, और उसके साथ ही लिखा जुड़ा हुआ है फर्जी मुठभेड़। 2009 में प्रदीप शर्मा ने एक मुठभेड़ किया था जो कि फर्जी मुठभेड़ थी, जिसमें उन्होंने राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी मुठभेड़ में उन्होंने हत्या कर दी थी। इस मामले में आज 2024 में इस मामले में प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही साथ उन्हें कहा गया है कि 3 सप्ताह के अंदर खुद को सरेंडर करने का उनको समय दिया गया है। प्रदीप शर्मा लगभग 25 साल तक नौकरी करने के बाद कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस तरह की खबर भी इसमें बहुत लंबी चौड़ी खबर छपी हुई है बीबीसी में, जिसमें उन्होंने बताया, जिसमें खबर में लिखा हुआ है कि प्रदीप शर्मा ने पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्त के बाद राजनीतिक संभावनाओं को तलाशते हुए नाला सोपारा में शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। और शर्मा जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। उनके पिता शिक्षक थे और वो महाराष्ट्र में बस गए थे। अपने पड़ोस के एक पुलिस वाले को देखकर वो पुलिस में आने के लिए प्रभावित थे। 1983 के बैच के थे। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच सबसे मशहूर हुए और उनके इस बैच में प्रफुल्ल भोसले, विजय सालस्कर, रविंद्र आंग्रे, असलम मोमिन जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले और भी पुलिस अधिकारी थे। उन्हीं के बीच प्रदीप शर्मा भी थे। इन्हें भी इस पे क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था और इस तरह से इनकी नौकरी चलती रही। और मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा थी कि प्रदीप शर्मा का 26/11 जो मुंबई का हमला था उसमें जो पुलिस के अधिकारी विजय सालस्कर जो मारे गए थे उनसे इनका काफी विवाद हुआ करता था। इस तरह से कई चीजें इनके बारे में दी गई हैं। और सबसे जो खास बात ये है वो ये है कि साल 2009 में राम नारायण गुप्ता और लखन भैया की हत्या के मामले में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ कुल 13 पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि थाने सेंट्रल जेल में 4 साल बिताने के बाद प्रदीप शर्मा को 2013 में रिहा कर दिया गया और उन्हें इसी मामले में अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम रखने और मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया है। इस मामले में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। 25 फरवरी 2021 को एंटीलिया इलाके में विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। शर्मा पर मनसुख हिरेन की हत्या में भी पुलिसकर्मी सचिन वाजे की मदद करने का आरोप है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बस्तर की कला, संस्कृति और साहित्य से लेकर यहाँ के हर मील में यहाँ के बदलते वातावरण से बातचीत शुरू की
और इस बातचीत को लेकर मैं कहां पहुंच गया, मुंबई के प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए आई एक सजा के फैसले पर। इसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन इसका बस्तर से मुझे ऐसे जुड़ा कि सोचिए कि हमारे देश में कानून हर अलग स्थान पर अलग तरीके से कैसे काम कर रहा है। मुंबई जैसे महानगर में एक व्यक्ति की हत्या होती है फर्जी मुठभेड़ में, और उसमें जिस अधिकारी का नाम आता है उसे आज 2009 में मुठभेड़ हुई और 2024 में उसे आजीवन सजा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। लेकिन इसी बस्तर में इसी तरह की कई मुठभेड़ें होती हैं जो कई बार ग्रामीणों के द्वारा उसे फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तब मुझे लगा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए, और यही वजह है कि आज मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। इसमें कोई आज की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस फैसले से जुड़ी ये रिपोर्ट है। मैं आपको याद दिलाऊं कि बस्तर में अभी तक में 2 ऐसे मुठभेड़ हुई हैं, मुठभेड़ें तो कई हुई हैं, 2 ऐसी मुठभेड़ें हुई हैं जिसके लिए आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी, और उसकी न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद उसके फैसले ग्रामीणों के हक में आए। जब पुलिस ने यह दावा किया, जब सरकार ने यह दावा किया कि जो मुठभेड़ हुई है ये सही थी और इसमें जो लोग मारे गए वो माओवादी थे, और जब उसकी सूक्ष्मता से जांच हुई तो पता चला 1-2 नहीं बल्कि एक मुठभेड़ में 17 और एक मुठभेड़ में पूरे 8 लोग ग्रामीण थे, जिसे जवानों ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की और वो सारे लोग मारे गए। और बाद में उन्हें बहुत ही सीना चौड़ा करके साबित कर दिया गया कि सारे लोग माओवादी थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने अपनी मुस्तैदी से उन्हें मार गिराया। खूब पीठ ठोकी गई, खूब इनकी तारीफें भी हुई, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि मारे गए सारे लोग निर्दोष थे। ये दोनों घटना कब की है? ये दोनों घटना है, एक है सारकेगुड़ा की और दूसरी घटना है एडसमेटा की। सारकेगुड़ा की जो घटना है ये 28-29 जून की दरमियानी रात 2012 की सन की बात है, जिसमें बीच पंडुम को लेकर ग्रामीण अपने गांव के बाहर खुले मैदान में एकत्रित थे और वो बीच पंडुम की तैयारियों पर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान सर्चिंग पर निकली फोर्स को लगा कि माओवादी कोई बड़ी बैठक कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी, या फोर्स ने उन पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 17 लोगों की मौत हुई और अगले दिन ये बताया गया कि जवानों ने बखूबी लड़ा, बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया। लेकिन आगे चल के जब ग्रामीणों ने इस पर आरोप लगाया, मामले की जांच की गई, ग्रामीणों ने इस पर लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर यह रिपोर्ट आई कि इसमें जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में पूरी रिपोर्ट आई है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है जांच के बाद कि मारे गए सभी लोग 17 ग्रामीण हैं और जवानों ने हड़बड़ाहट में गोली चलाई। और यह भी रिपोर्ट में लिखा गया है कि जवानों को इस पर भी विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके साथ ही साथ एडसमेटा एक मुठभेड़ हुई थी 2013 में 17-18 मई की दरमियानी रात, जिसमें 8 ग्रामीण मारे गए थे, जिसमें 4 लोग नाबालिग थे। और इस मुठभेड़ के भी ग्रामीणों ने इस मुठभेड़ पर भी आरोप लगाया था, और उसके कई साल बीत जाने के बाद जब इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई तो मामला यही सामने आया कि मुठभेड़ में मारे गए सभी 8 लोग ग्रामीण ही थे। यहां भी जवानों ने हड़बड़ाहट में गोली चलाई थी, जिसमें 4 नाबालिग भी मौत के मुंह में समा गए थे। ये केवल 2 घटनाएं हैं। बस्तर में सन 80 से लगभग नक्सलवाद ने अपनी दस्तक दी है, और तब से आज तक ऐसी कई मुठभेड़ें हुई हैं। माओवादियों ने भी मुखबिरी के शक में कई लोगों को मार दिया है। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जब पुलिस के द्वारा कोई भी गलतियां होती हैं तो आप सवाल उठाते हो, लेकिन माओवादी मुखबिर के नाम पर कई ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं तो आप उनके लिए सवाल क्यों नहीं उठाते? तो उनके लिए मेरा एक और जवाब है। आपको पता है कि माओवादी हमारे संविधान को नहीं मानते। मैं संविधान को मानता हूं। माओवादी हमेशा से संविधान के विरोधी रहे। जब वो हमारे संविधान को मानते ही नहीं तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी काम करेंगे जो संविधान के अनुरूप होगा? उनके द्वारा किया गया हर कृत्य संविधान के विरोध में ही है, तो उस पर कोई भी अपेक्षा रखना आपके लिए बेईमानी होगा। लेकिन हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो पुलिस है, ये संविधान के दायरे में काम करती है। अगर संविधान के दायरे में रहने वाली फोर्स भी संविधान को तोड़कर काम करे तो उनसे तो सवाल उठाना लाजमी है। इसलिए जब पुलिस के द्वारा कोई गलतियां होती हैं या सरकार या सिस्टम के द्वारा कोई गलती होती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है। इसलिए क्योंकि मैं भी संविधान को मानता हूं, मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूं। इसका मतलब मेरी आस्था संविधान में है। खैर,
ये सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास हुई है, लेकिन बस्तर में मैंने सोचा कि जब एक व्यक्ति को महानगर में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया और उस पर आजीवन कारावास की सजा होती है, तो बस्तर में 2 ऐसे मामले हैं, सारकेगुड़ा और एडसमेटा, जिसमें 8 और 17 ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है, रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन अब तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी जेल नहीं गया। ऐसे में क्या कानून यहाँ भी हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से तो काम नहीं कर रहा? आखिर इसके पीछे दबाव किसका है? आखिर इसके पीछे प्रभाव किसका है? ऐसा मेरे जहन में एक सवाल आया। मुझे लगा मुझे इस दर्शकों के सामने मुझे इस सवाल को रखना चाहिए कि क्या बस्तर में जंगल है तो यहाँ कानून भी जंगल रात की तरह ही चल रहा है? हम केवल माओवादियों को कोसते हैं कि वो अपने जन अदालत में गलत फैसले लेते हैं, अपनी मंशा के अनुरूप किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या इस तरह से अगर जवानों से चूक हो गई तो उस पर कानून अगर उन्हें कोई दंड ना दे तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि माओवादियों के जनताना अदालत से हमारी अदालत कितनी अलग है? कैसे मान लें कि हमारी अदालतों में जो फैसले लिए जाते हैं उसकी जमीनी हकीकत कितनी सच्ची होती है, या उस जो फैसले लिए जाते हैं उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि हमें न्याय मिल पाएगा? कैसे बस्तर में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोकतंत्र के साथ जुड़ेंगे, सरकार के साथ जुड़ेंगे? कैसे माओवादियों की खिलाफत करेंगे जब आप कोई नजीर पेश ही नहीं कर पाएंगे? ये मेरे जहन का एकमात्र सवाल था। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे सारे दर्शकों तक इस सवाल को पहुंचाऊं कि जब एक फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या पर प्रदीप शर्मा जैसे पुलिस के काबिल अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तो बस्तर में ऐसे फर्जी मुठभेड़ों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल मेरा नहीं, उन मारे गए उन आदिवासियों का है, उनके परिवार लोगों का है। और इस मुद्दे पर मैंने बस्तर में सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासियों के लिए वकालत के तौर पर काम करने वाली बेला भाटिया से भी फोन पर संपर्क किया। उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस बात का जिक्र कहा जिसे मैंने फोन पर बात किया और मैंने नोट किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य का मूल्य एक होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, और पुलिस की एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुरक्षा दे। लेकिन बस्तर में ना मनुष्य का मूल्य है और ना ही सुरक्षा का मूल्य है। बहुत से 2 मामले तो ऐसे हैं, सारकेगुड़ा और एडसमेटा, जिस पर जांच रिपोर्ट आ चुकी है और कार्रवाई नहीं हो रही। बेला भाटिया जी का कहना है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पर तो FIR तक नहीं हुई, न्याय तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि एडसमेटा और सारकेगुड़ा जैसे मामले, इस मामले में जो फैसला आया है ये आदिवासियों के लंबे संघर्ष की एक कहानी है। आदिवासी अपने न्याय के लिए लंबा संघर्ष करते हैं, लेकिन जब कानून ही उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दे, जब सिस्टम ही उन्हें अनदेखा करने लगे, तो आखिर वो कब तक अपने न्याय की आस लिए जमीन पर लड़ते रहेंगे? एक बड़ा सवाल है, आपके लिए छोड़े जाता हूं। आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखिएगा, बताइएगा कि कानून क्या अलग अलग माहौल में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है? जो सवाल मैंने रखा, क्या ये सवाल वाजिब है? अगर आपको लगे वाजिब है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज में बातचीत बहुत तथ्यात्मक हो रही है या उस तथ्य के आसपास हो रही है, सही मुद्दों पर हो रही है, तो आप भी बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।